बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम टैक्स रिटर्न्स को देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न किसे कहते हैं, किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है, किन लोगों के लिए इसे जमा कराना ज़रूरी नहीं है, और इनकम टैक्स रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा होती है। अगर आपके फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है अप टू सर्टेन लिमिट प्रोवाइडेड इन ऑर्डिनेंस, तो आपको एक अलग वेल्थ स्टेटमेंट फॉर फॉरेन एसेट्स भी जमा कराना है। अगर आप रिटर्न नहीं जमा करा सक रहे हैं तो आपको कमिश्नर से टाइम भी मिल जाता है 15 दिन का, या जो हम आगे देखेंगे। तो और अगर कोई रिटर्न नहीं जमा कराता तो कमिश्नर क्या कर सकता है, क्या पेनल्टीज लगा सकता है उस पर। तो कुछ ये बातें आज हम देखेंगे। सेक्शन जो इनको बातों को कवर कर रहे हैं वो है 114, 115, 116, 17, 118 और 119। सबसे पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है, किसे कहते हैं। A return of income tax return is filed annually। साल में एक दफ़ा जमा कराई जाती है टैक्स पेयर की तरफ से इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जिसे इनकम टैक्स रूल्स में बताया गया है, और एक टैक्स ईयर के लिए जमा कराई जाती है। द रिटर्न इज प्रिपेयर टू डिक्लेयर टैक्स पेयर्स इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी टू एफबीआर। एफबीआर को एक टैक्स पेयर ये बताता है कि मेरी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कि मैंने ये पैसे कमाए हैं और उस पर ये इनकम टैक्स मैंने अदा किया है। आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है, IRIS, एक फ्लावर बना हुआ है। ये एक इंटीग्रेटेड रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यूं समझ लें कि ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो एफबीआर इस्तेमाल करता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर्स को कि वो एफबीआर के साथ इंटरेक्ट कर सकें इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि वो क्या काम कर सकें, फाइल देयर टैक्स रिटर्न्स, सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मेक टैक्स पेमेंट्स यानी चालान बनाएं, बैंक पेमेंट्स करें, और कम्युनिकेट क्या मतलब, एफबीआर नोटिस करे और उस नोटिस के रिप्लाईज दें। तो ये आईआरएस एक सिस्टम है। पहले सब कुछ मैनुअल होता था, अब तकरीबन सब कुछ ही ऑनलाइन होने लग गया है। चाहे नोटिस एफबीआर को देना है, चाहे हमें रिप्लाई करना है, चाहे अपील जमा करानी है, इसी तरह से रिटर्न जमा होना, वेल्थ स्टेटमेंट जमा होना, उस पे ऑर्डर का आना, तमाम चीज़ें अब वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के तहत होती हैं, जिसे एफबीआर ने प्रोवाइड किया है टैक्स पेयर्स के लिए, और इसे हम IRIS के नाम से जानते हैं। यहाँ एक लिंक भी दिया हुआ है, iris.fbr.gov.pk। इस पर आप क्लिक करके अपने पोर्टल को एक्सेस करते हैं, जहाँ क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके आप एफबीआर से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114। इसमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है उन लोगों की जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले एवरी कंपनी इंक्लूडिंग एन NPO, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कंपनी किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गिवन है। कंपनी में लोकल कंपनी भी शामिल है, फॉरेन कंपनी भी शामिल है, जो ट्रस्ट्स होती हैं ट्रस्ट वो भी शामिल हैं, म्यूचुअल फंड भी इस डेफिनेशन में, सोसाइटीज़, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मुदारबा, इसके अलावा कोई बॉडी फॉर्म हुई हो अंडर लॉ, या कोई फॉरेन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, तो ये सब कंपनी की डेफिनेशन में शामिल हैं। कंपनी को रिटर्न हर हाल में जमा करानी है। इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, इसकी भी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज 36 में, जिसका खुलासा ये है कि एक ऐसा इदारा जो अदर देन इंडिविजुअल हो और जिसे मजहबी, तालीमी, खैराती और लोगों की खिदमत के लिए, जनरल पब्लिक की खिदमत के लिए, या स्पोर्ट्स को की तशरीह को प्रमोट करने के लिए बनाया गया हो, किसी कानून के तहत बनी हो, या कमिश्नर ने उसका अप्रूवल दिया हो, और जो बनाने वाले हैं उसमें उनका कोई ज़ाती बेनिफिट ना हो। खुलासा ये कि कोई ऐसी इदारा जो कि अवामुन्नास की फलाह व बहबूद के लिए बनाया जाता है और एफबीआर से उसका अप्रूवल भी ले लिया जाता है। तो अच्छा, इनकी टैक्सेबिलिटी 100C डील करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ ये लिखा है कि इनका जितना टैक्स आएगा, अगर ये कुछ कंडीशन मीट कर दें, तो वो सारा का सारा टैक्स टैक्स 100% क्रेडिट मिलने के बाद इनको ज़ीरो लाइबिलिटी आएगी। यानी इनका लेट से टैक्स 100 रुपये बना, तो इनको टैक्स क्रेडिट भी 100 रुपये मिल जाएगा और टैक्स ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन रिटर्न जमा करानी है। बहरहाल,
यहाँ पर तो सिर्फ ये समझना है क्लॉज ए में कि हर कंपनी को रिटर्न जमा करानी है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी में दाखिल है, जैसे म्यूचुअल फंड और हमने दीगर इदारों की बात की। अब कोई एक्टिविटी है या एक्टिविटी नहीं है, रिटर्न जमा करानी है। नंबर 2, एवरी पर्सन अदर देन कंपनी, तो लिहाजा अदर और लोग कौन हो गए, इंडिविजुअल और एओपी की बात हो रही है। हुज टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक एम्प्लॉय की और उसकी इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा है, सैलरी की इनकम, तो 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 6 लाख रुपए से ज़्यादा है, लेट से 6.5 लाख है, 7 लाख है, तो बेसिक एग्जाम्पशन से इंक्रीज कर गई उसकी टैक्सेबल सैलरी, तो लिहाजा उसे रिटर्न जमा करानी है। आगे, एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द टैक्स ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। ये क्या है? फाइनल टैक्स क्या होता है? फाइनल टैक्स एक ऐसी टैक्स रिजीम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जिस पे ये कहा जाता है, इसकी एक बहुत आसान सी मिसाल एक्सपोर्ट का सेक्शन 154 है, जिसमें ये होता है कि ग्रॉस बेसिस टैक्सेशन हो जाती है, यानी नेट बेसिस, नेट इनकम पर टैक्स नहीं होती, बल्कि ग्रॉस बेसिस टैक्सेशन हो जाती है। मतलब ये कि लेट्स से आपने एक्सपोर्ट की है 1 करोड़ रुपए की, तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को इससे गर्ज नहीं आपने प्रॉफिट बनाया या लॉस बनाया। वो ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए पे 1% बैंक ने डिडक्ट करना है, बस दैट इज योर फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। आपका ये 1% आपका टैक्स है। तो इसको हम टैक्स रिजीम्स के अंदर इलस्ट्रेशंस के साथ समझेंगे भी मज़ीद। लेकिन यहाँ ये बात कही जा रही है कि अगर आपकी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी ग्रॉस रिसीट पे एक टैक्स ले लिया जाएगा और वही आपका फाइनल टैक्स है, तो उस सूरत में भी आपको रिटर्न जमा करानी है। लेकिन एक एक्सक्लूजन दिया गया है क्लॉज 114A ऑफ पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल में, कि एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है और उसकी इनकम भी एफटीआर की है, लेकिन फिर भी उसे रिटर्न जमा नहीं करानी है। वो कौन है? वो एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसके पास पीओसी है या नाइकॉप है या सीएनआईसी है, लेकिन वो ख़ास तरह के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स स्टेट बैंक के साथ, और वो वहाँ से इंटरेस्ट इनकम हासिल कर रहा है, या वहाँ से उन पैसों से प्रॉपर्टी ख़रीद कर, प्रॉपर्टी को बेच कर उस पर कैपिटल गेन हासिल कर रहा है, या उस पैसे से म्यूचुअल फंड्स में या लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड हासिल कर रहा है, तो उस हालांकि उसकी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में आएगी, लेकिन उसे रिटर्न जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए कि ताकि बाहर से लोग आएँ, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, उनको कोई हैसल ना हो टैक्स रिटर्न वगैरह जमा कराने की, इस वजह से ये एग्जाम्पशन प्रोवाइड की गई है। आगे चलते हैं। अभी जो ऊपर बात हुई सिर्फ 3 लोगों की, कि कंपनी को रिटर्न जमा करानी है, इंडिविजुअल और एओपी जिनके जो टैक्सेबल इनकम अर्न कर लें और वो एक्सीड कर जाए बेसिक एग्जाम्पशन से, उन्हें रिटर्न जमा करानी है। फिर ये बात हुई कि जिनकी फाइनल सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम इनकम हो, उन्हें भी टैक्स रिटर्न जमा करानी है। अब इन एडिशन टू अबव, रिटर्न इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द पर्सन हु हैज़ बीन चार्ज टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग ईयर्स टैक्स ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी की टैक्स ईयर 2023 में कोई भी इनकम नहीं है, लेकिन 22 में भी उसने रिटर्न जमा कराई थी क्योंकि उसकी कोई इनकम थी, और 21 में भी रिटर्न जमा कराई थी क्योंकि उसकी कोई इनकम थी, और उसका टैक्स कोई ना कुछ वर्कआउट हुआ था, तो भले आपकी 23 में इनकम नहीं हो, आपको टैक्स रिटर्न जमा करानी है। आप क्लेम अ लॉस कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ टैक्स ईयर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी साल में अपने प्रायर ईयर के लॉसेस की एडजस्टमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न जमा करानी होगी। जाहिर है, रिटर्न पे आप जमा कराएंगे, वहाँ लॉस दिखाएंगे, तभी आप आगे लॉसेस को क्लेम कर सकते हैं। ये जो सी है, ये सी से लेकर सी, डी और ई और एफ, ये 4 ऐसी रिक्वायरमेंट है रिटर्न जमा कराने की कि इसके अंदर आप कुछ कमा नहीं रहे, बल्कि आपके पास कुछ कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसकी बेसिस पे एफबीआर और ऑर्डिनेंस ने ये कहा है कि अगर आपके पास ये एसेट्स हैं तो आपको रिटर्न जमा करानी है। जैसे सी में लिखा हुआ है कि क्लॉज सी कहते हैं कि ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड और मोर, यानी अगर आपके पास ज़मीन है, गैर मनकूला जायदाद उर्दू में कहते हैं, आपके पास ज़मीन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो जिसकी पैमाइश क्या है कि 500 स्क्वायर यार्ड हो या इससे ज़्यादा हो, या आपके पास कोई फ्लैट हो म्यूनिसिपल लिमिट्स में या कंटोनमेंट की लिमिट्स में या इस्लामाबाद टेरिटरी में। खुलासा ये है कि अर्बन एरिया, शहरी एरिया में अगर आपके पास फ्लैट हो, चाहे वो कितने ही
स्क्वायर फीट का हो, स्क्वायर यार्ड का हो, तो आपको रिटर्न जमा करानी है। आगे डी के अंदर कहते हैं अगेन आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड की, सेम रिपीट हो रहा है, और मोर लोकेटेड इन रेटिंग एरिया। यहाँ पर ये था कि आपके पास ज़मीन भी थी और फ्लैट भी था और अर्बन एरिया के अंदर था, आपने रिटर्न जमा करानी थी। यहाँ सिर्फ ये है कि आपके पास ज़मीन हो 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा की, और वो लोकेटेड हो एक रेटिंग एरिया जो अदर देन अर्बन एरिया है, यानी वो म्यूनसिपल लिमिट में नहीं आता, कंटोनमेंट में नहीं आता, इस्लामाबाद टेरिटरी में नहीं आता। तो अगर यहाँ पर आपके पास 500 गज की ज़मीन है तो भी आपने रिटर्न जमा करानी है। उसके बाद owns a flat having covered area of 2000 स्क्वायर फीट और मोर लोकेटेड इन रेटिंग एरिया। अच्छा, यहाँ पर देखें फ्लैट की कोई भी ये लिमिट नहीं थी कि वो कितनी स्क्वायर फीट का हो अर्बन एरिया के लिए, लेकिन यहाँ पर जो रेटिंग एरिया है अदर देन अर्बन एरिया यानी म्यूनसिपल कैंटोनमेंट और इस्लामाबाद टेरिटरी, तो यहाँ पर 2000 स्क्वायर फीट का उसके जो पैमाइश है 2000 स्क्वायर फीट या ज़्यादा होनी चाहिए, तभी रिटर्न जमा करानी होगी। फिर ये कि अगर आपके पास गाड़ी है और उसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से ज़्यादा है तो भी आपने रिटर्न जमा करानी है। उसके बाद एक क्लॉज है कि अगर आपके पास एनटीएन नंबर है तो आपको रिटर्न जमा करानी है। उसके बाद आगे आइए, तो आगे ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास या एओपी के पास, किसी पर्सन के पास कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो और उसका जो बिल है वो 5 लाख से ज़्यादा आता है तो उसे भी रिटर्न जमा करानी है। फिर ये कि एक रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एनी ट्रेड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट कमेटी, एनी प्रोफेशनल बॉडीज, मतलब जैसे आई कैप है, आईसीएमए है, इसी तरह पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, इन सब में जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन है, जो इन लोगों के मेंबर्स हैं इन इदारों के, उन सबको भी रिटर्न जमा करानी है। और फिर ये कि इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। अगर आपके बाहर एसेट्स हैं जो कि 116 ए में लिखे हुए हैं, या आपकी बाहर इनकम है जो कि 116 ए में बताई गई है, अगर आप ऐसे रेजिडेंट इंसान हैं तो इंडिविजुअल हैं तो आपको रिटर्न जमा करानी है। फिर ये कि एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 300,000 बट डज नॉट एक्सीड्स 400,000 इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। हालांकि ये अजीब सी बात है, हालांकि 4 लाख रुपए तक तो एग्जाम्शन है, टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, तो उसे रिटर्न जब टैक्स नहीं लगेगा तो रिटर्न जमा नहीं करानी चाहिए। बहरहाल रिटर्न्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये भी एक प्रोविजन डाला गया है। अब हमने जो ये बात की है ये उन लोगों की बात की है कि इन सब लोगों को रिटर्न जमा करानी है, लेकिन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 115 में कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि हमने ये बात तो कर ली सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114 में कि इन सब लोगों को रिटर्न जमा करानी है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन्स आ गई हैं कि अगर द फॉलोइंग पर्सन्स आर ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न ओनली ड्यू टू द रीजन दैट दे ओन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और व्हीकल। मैंने ऊपर बात की थी कि 4 वजूहात ऐसी हैं कि आपके पास एसेट है, आपके पास ज़मीन है, फ्लैट है और गाड़ी है तो आपको रिटर्न जमा करानी है। अजीब सी बात है, लेकिन क्योंकि आपकी इनकम तो कोई नहीं है, लिहाजा इसी वजह से इन 4 लोगों को कहा है कि अगर इन 4 लोगों के पास और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये एसेट है यानी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है इनके पास, तो इनको रिटर्न नहीं जमा करानी है। बेसिकली एक एक्सक्लूजन दिया गया है, इम्यूनिटी दी गई है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114 से। सबसे पहले अवीडो, एक बेवा जिसके पास मसलन एक गाड़ी हो, घर हो, कोई टैक्सेबल इनकम ना हो, तो उसे रिटर्न नहीं जमा करानी। इसी तरह एक यतीम जो कि अभी 25 साल की उम्र को नहीं पहुंचा और उसके पास ये एसेट्स हैं। इसी तरह एक डिसेबल पर्सन, इसी तरह एक नॉन रेजिडेंट पर्सन जिसके पास सिर्फ पाकिस्तान में गाड़ी या घर हो, तो उसके लिए भी रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। हाउएवर दिस पर्सन, if these persons have a taxable income or income subject to final tax then they are required to furnish a return of income। डेफिनेट सी बात है, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में इनकम कमा रहा है फिर तो उसका कोई भी स्टेटस हो तो जाहिर है उसे रिटर्न जमा करानी है। एक क्वेश्चन देखते हैं। मिस अफशा हैज़ बीन लिविंग इन कनाडा फॉर लास्ट 10 years। 10 साल से कनाडा में रहती हैं। शी इज़ ऑनर ऑफ अ रेजिडेंट प्रॉपर्टी इन कराची जो कि 500 स्क्वायर यार्ड की है। एडिशनली टैक्स ईयर 22 में उन्होंने एक फ्लैट भी खरीद लिया है 2000 स्क्वायर फीट का जो कि कैंटोनमेंट की लिमिट में है। और 1 मई 2023 में उसे कमीशन नोटिस कर देता है कि भाई टैक्स रिटर्न जमा कराओ। उन्होंने आपको अप्रोच किया है कि मुझे इस नोटिस को कैसे कंप्लाई करना चाहिए, क्या मुझे रिटर्न जमा करानी चाहिए। अच्छा, मैंने मिस अफशा लिख दिया है और यहाँ ही लिख दिया है, ही गलत है, शी आएगा। सो शी अप्रोच सीकिंग एडवाइस ऑन हाउ टू कंप्लाई विद द नोटिस। एडवाइस टू क्लाइंट मिस अफशा। अब हम मिस अफशा को लिख रहे हैं मिस अफशा, या फोन पे हम बता रहे हैं यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, क्यों नहीं जमा करानी चाहिए। एंड यू मे
reply to the notice that subsection 3 of section 115 provides immunity to a non-resident person from filing of return only due to the reason that she owns immovable properties in Pakistan। रेफरेंस हमने लिख दिया सबसेक्शन 3 सेक्शन 115। आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने ये बताया कमिश्नर को कि भाई 115(3) में इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है नॉन रेजिडेंट को कि अगर सिर्फ पाकिस्तान में उसकी कोई घर है या गाड़ी ज़मीन है तो उसे रिटर्न नहीं जमा करानी, उसको इम्यूनिटी अवेलेबल है। हाँ, अगर कोई उसकी कोई टैक्सेबल इनकम भी होती मिस अफशा की तो जाहिर बात है फिर तो उनको रिटर्न जमा कराना पड़ती। सो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 114 इसमें क्या है, कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर अ पर्सन और पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव एज द केस मे बी टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम बाय द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। कमिश्नर के पास पावर है कि वो नोटिस देगा और एक ड्यू डेट ऑफ नोटिस मेंशन करेगा जिस पे कंप्लायंस कर दी जाए, यानी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करा दी जाए। और ये जो रिटर्न ऑफ इनकम होगी ये लेस देन 12 मंथ्स के लिए होगी। सो ये एक स्पेशल और यूनिक टैक्स पीरियड हो गया जो कि लेस देन 12 मंथ्स के लिए हुआ। और ये कब कब किया जाएगा, वेयर ये 4 कंडीशंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। कमिश्नर ने देखा कि कोई आदमी फौत हो गया है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस कर सकता है सबसेक्शन में, या लिक्विडेशन में कोई पर्सन चला गया है, या वो समझता है कि एक बंदा एक पर्सन पाकिस्तान से परमानेंटली जा रहा है उसको नोटिस कर सकता है कि भाई आप जा रहे हैं हाफ ईयर की, आप रिटर्न जमा करा दें। या कमिश्नर अप्रोप्रिएट समझता है कि वो इस सबसेक्शन में किसी को नोटिस कर दे। सबसेक्शन 4 ऑफ 114 ये बहुत अहम है। इसका खुलासा क्या है वो हम देख लेते हैं। इसका खुलासा ये है कि अगर कमिश्नर ये समझता है किसी पर्सन के लिए कि उस पर्सन को रिटर्न जमा कराना चाहिए थी लेकिन उस पर्सन ने रिटर्न जमा नहीं कराई, तो कमिश्नर नोटिस इन राइटिंग देगा और 30 डेज दे देगा या इससे ज़्यादा या कुछ कम दे देगा और कहेगा कि भाई अपनी रिटर्न आप जमा कराएं। और मज़ीद ये कि इस सबसेक्शन 4 को तो आपने पढ़ लिया लेकिन इस सबसेक्शन 4 को सबसेक्शन 5 के साथ मिलाकर पढ़िएगा। सबसेक्शन शुरू में ही लिखा है, सबसेक्शन 5 के साथ मिलाकर पढ़िएगा। तो सबसेक्शन 5 भी देख लेते हैं सेक्शन 114 का। इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखें, लिखा है सबसेक्शन सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5, यानी जो बात मैंने अभी कही इसको तो आपने देख लिया, ठीक है। कमिश्नर नोटिस कर देगा किसी आदमी को। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? फॉर एग्जांपल एक साहब हैं जुनेद, उन्होंने एक गाड़ी खरीदी 1500 सीसी, कमिश्नर के पास सीपीआर पहुंच गया। कमिश्नर ने देखा कि इनकी तो रिटर्न जमा नहीं हुई थी और सेक्शन 114 में हमने पढ़ा है अगर 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी हो तो रिटर्न जमा करानी चाहिए। तो अब कमिश्नर ने कहा इसको तो रिटर्न जमा करानी चाहिए थी और इसने रिटर्न जमा नहीं कराई। टैक्स 2022 की परचेज, कमिश्नर उसको नोटिस कर देगा कि आपको रिटर्न जमा करानी चाहिए थी, आपने नहीं कराई, और टाइम दे देगा। तो ये तो हो गया सबसेक्शन 4। अब सबसेक्शन 5 क्या है? अब नोटिस तो वो कर सकता है ना किसी 1 साल के लिए, लेकिन सबसेक्शन 5 में मजीद टाइम लाइन्स दी हैं, उसको मजीद पावर दी है, उसकी पावर्स को एक्सपेंड किया है ओवर फर्दर ईयर्स। देखते हैं इसको। A notice under subsection 4 may be issued in respect of one or more of the 5 completed tax year और assessment years। अब देखें, अब वो कह रहा है 4 में नोटिस कर सकता है, कितने सालों का करेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल के नोटिस कर सकता है वो। It means if you are standing here in 2023, so he can issue notice for 2022, 2021, 2020 और 2 साल पीछे आप ले जाइए तो 5 साल के नोटिस वो कर सकता है। फिर मजीद कमिश्नर को पावर दी जा रही है, प्रोवाइडेड दैट इन केस अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर, नोटिस अंडर सबसेक्शन 4, कौन सा? ये वाला सबसेक्शन 4 may be issued in respect of one or more of the last 10 completed tax years। सो यहाँ पे देखें, ये मैंने हाईलाइट, ये लिखा हुआ है ब्लू में 5 years और ये लिखा हुआ है 10 years। तो बल्कि मैं इसको हाईलाइट करता हूँ सिर्फ पीरियड को। इस जो ये वाला जो सबसेक्शन 5 है उसमें 5 ईयर दिया हुआ है और जो प्रोविजो है उसके अंदर 10 ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप 2023 कमिश्नर 2023 में है और वो देखता है कि पिछले 5 सालों की क्या टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हैं या नहीं हुई। एक पावर तो देखें उसको ये दी है कि यहाँ पर इस वाले सेक्शन में ये दी है कि वो नोटिस कर सकता है। फिर यहाँ उससे कहा कि नोटिस कितने साल के लिए कर सकते हैं? 5 साल के लिए कर सकते हैं। फिर मजीद ये कहा कि आप ये भी देखिएगा अगर पिछले 5 सालों में कोई भी रिटर्न जमा नहीं कराई तो आप 10 साल के लिए नोटिस कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2023 में खड़े हुए हैं, तो अब किसी बंदे की जो टैक्स रिटर्न है वो 2022, 22, 21, 20, 19 और 18 टैक्स ईयर 18 भी जमा नहीं हुआ हुआ, 19 भी नहीं हुआ हुआ, 20 भी नहीं हुआ हुआ, 21 भी नहीं हुआ हुआ, 22 भी नहीं हुआ हुआ। तो अब कमिश्नर के पास पावर है कि वो पीछे 10 साल पीछे तक जा सकता है
अब 5 साल की लिमिटेशन नहीं होगी बल्कि 10 साल तक जा सकता है। अच्छा, मजीद एक और प्रोविजन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट टाइम लाइन प्रोवाइडेड अंडर दिस सबसेक्शन, ये जो टाइम लाइन दी हुई है 5 ईयर की और 10 ईयर की, ये मैंने लिख दिया आगे, 5 ईयर एंड 10 ईयर द केस में भी, shall not apply if commissioner is satisfied on the basis of reason to be recorded in writing that a person who failed to furnish his return has foreign income or on foreign asset। इसका मतलब ये है, देखिए हमने कहा सबसेक्शन 4 में कि कमिश्नर 1 साल का नोटिस कर सकता है। फिर हमने कहा कि 1 साल का जो नोटिस करेगा वो पिछले 5 सालों के बारे में कर सकता है, और अगर पिछले 5 सालों में से कोई भी रिटर्न जमा नहीं की तो वो पिछले 10 सालों को खोल सकता है। अब इस प्रोविजन में ना 5 साल की बात है ना 10 साल की बात है, बल्कि ये बात की जा रही है इस पूरे के अंदर कि अगर एक आदमी को रिटर्न जमा करानी चाहिए थी इसलिए कि उसकी फॉरेन इनकम थी और फॉरेन एसेट्स थे और उसने ये काम नहीं किया, और कमिश्नर ने आज डिस्कवर कर लिया, लेट्स से 2023 के अंदर 1991 की कोई फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट उसने, उसको पता चल गई, कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई, तो अब वो 1991 और आज हम 2023 में खड़े हैं, तो 10 से ज़्यादा साल पुरानी बात है, तो अब यहाँ टाइम लिमिट नहीं लगेगी। फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स के केस के अंदर कोई टाइमलाइन नहीं है। कमिश्नर ने अगर डिस्कवर कर लिया बस उसको टैक्स करा देगा अंडर कंसील्ड इनकम, और इसी का अब उसको जाहिर है कंसील्ड इनकम में टैक्स कराना है अदर सोर्स में, तो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऐड किया। इसको देख लें, थ्रू इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 सेक्शन 111 वाज अमेंडेड, सेक्शन 111 को अमेंड किया गया। सेक्शन 111 क्या है? अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं तो उसको अदर सोर्स में टैक्स करा दिया जाता है। टू एम्पावर द कमिश्नर टू ट्रीट अनडिस्क्लोज्ड अनएक्सप्लेन्ड फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ डिस्कवरी। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आज 2023 में आपको 1991 की कोई फॉरेन एसेट्स मिल गए जिसको नहीं डिक्लेयर किया, नहीं रिटर्न जमा कराई, तो वो क्या करेगा, 2022 का ऑर्डर लेगा, उसको उसकी जो है अमेंडमेंट कर देगा, यानी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2022 की रिटर्न जमा हुई है, उस पे 120 का सेल्फ डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन गया है, सेक्शन 120 में डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर, और उसकी कोई फॉरेन अनएक्सप्लेन्ड एसेट या इनकम आई है, तो क्या करेगा वो 22 की ओरिजिनल असेसमेंट को अमेंड कर देगा और एक ऑर्डर बना देगा। अब हालांकि 1991 के एसेट्स और इनकम है, लेकिन कोई इस पे टाइम लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट इवन द आइटम रिलेटिंग टू टाइम बार्ड ईयर्स कुड हैव बीन टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ डिस्कवरी। ये हम बात अभी कर ली हमने। A corresponding amendment was also made in section 114 through Finance Act 2021 to disregard the limitation provision applicable on issuance of notice। ये मैं मिटाता हूँ इसको, ये वाला जो प्रोविजन है इसकी बात कर रहे हैं कि ये प्रोविजन ऐड किया गया ताकि ये जो लिमिटेशन है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, एक सवाल हम देखते हैं, थोड़ी मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। मिस्टर इरफान, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रिसीव्ड अ नोटिस डेटेड 25 May 2023 from the Commissioner Inland Revenue requiring him to file his tax return for the tax year 2016 2016। He approached you seeking advice on how to comply the notice। अब हुआ ये है कि 2023 में 2016 का नोटिस आ गया है, तो अब आपने क्या किया, क्लाइंट की हिस्ट्री देखी, क्लाइंट की हिस्ट्री से पता चला इरफान साहब तो रेजिडेंट हैं, टैक्सेबल इनकम भी उनकी है और उन्होंने कभी रिटर्न ही जमा नहीं कराई है, तो अब आप उनको रिप्लाई ये करेंगे, मिस्टर इरफान, सिंस यू हैव नॉट फाइल्ड अ टैक्स रिटर्न for any of the last 5 completed tax year, therefore the commissioner has the power to issue a notice regarding one or more of the last 10 completed years। Therefore CIR यानी Commissioner Inland Revenue is justified in issuing the notice pertaining to tax year 2016 and it needs to be complied with within the due date provided in the notice। रेफरेंस क्या है? सेक्शन 5 ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 114। उम्मीद है कि इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। अगर क्लैरिटी नहीं भी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लें, इसको मजीद देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपने रिटर्न जमा करा दी, क्या उसकी रिवीजन पॉसिबल है? एग्जैक्टली आप रिटर्न जमा कराने के बाद उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन 4 कंडीशंस को मीट करना है। अगर आपने उसमें देखा कोई जमा कराने के बाद कोई ओमिशन है, कोई गलत स्टेटमेंट हो गई है, कोई चीज़ रह गई है डिस्क्लोज करने से, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि रिवाइज अकाउंट साथ लगा दीजिएगा आप। नंबर 2 के रीज़न लिख दीजिएगा, एक कागज़ पे रीज़न लिख के वो भी अटैच कर दीजिएगा अपनी रिवाइज रिटर्न के साथ। नंबर 3 आप कमिश्नर की अप्रूवल ले लीजिएगा। नंबर 4 आपकी अगर ओरिजिनल जो असेसमेंट ऑर्डर थी, जो डीम्ड असेसमेंट थी 120 की, अगर उसकी ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई है या उसको अमेंड कर दिया है उस ओरिजिनल असेसमेंट को, तो बस ये ख्याल कीजिएगा जो फिगर्स वहाँ पर
असेस हो गई हैं, मसलन आपने ओरिजिनल डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर में 100 रुपए की इनकम दिखाई थी, लेकिन उसको 122 के अंदर उसकी अमेंड करके उस असेसमेंट को 200 कर दिया है, तो अब आप रिवाइज करते हुए 200 को 100 नहीं कर सकते, 150 नहीं कर सकते, उस 200 से ऊपर ही जाएंगे। यानी आपने एहतराम करना है उन असेसमेंट ऑर्डर्स का जो कि आपकी ओरिजिनल असेसमेंट के ऊपर हो चुके हैं। बस चौथी बात यह है, इस बात का ख्याल रखना है। और अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपकी जो रिटर्न रिवाइज जमा की गई है उसको वैलिड तस्वुर नहीं किया जाएगा। अब मजीद देखते हैं। मजीद ये कि ये जो सी वाली कंडीशन है ना कि कमिश्नर के अप्रूवल लेना है, इससे कुछ इम्यूनिटी भी है, यानी इससे कुछ मुआफ़ी भी है। कब मुआफ़ी है? अगर आप इफ़ रिवीजन इज़ डन विद इन 60 डेज़, आपने रिटर्न जमा कराई और रिटर्न जमा कराने के 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो आपको कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, where the commissioner has not made an order or approval in writing for revision of return before the expiration of 60 days from the date when revision of return was sought, the approval so required shall be deemed to have been granted by the commissioner and the specified condition shall not apply. अप्रूव मैंने ब्लू में लिखा हुआ है, या इसको सिर्फ देख लें। अप्रूवल डीम्ड एज ग्रांटेड इफ नो रिप्लाई विद इन 60 डेज। अब आपने 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं, तो आपने अप्रूवल की एप्लीकेशन डाल दी, लेकिन उसने 60 दिन के अंदर अंदर कोई रिप्लाई नहीं किया, तो अब ये तस्वुर किया जाएगा कि अप्रूवल मिल गई है, ठीक है। तो लिहाजा इस सूरत में भी डीम्ड एज ग्रांटेड है, तो कोई अप्रूवल का लेटर कमिश्नर की तरफ से नहीं आया होगा जो आप रिटर्न के साथ अटैच करें। इसके अलावा एक और एक्सक्लूजन भी है, और वो यहाँ है। अच्छा, ये वाली तो रिपीट हो गई, द कमिश्नर हैज नॉट मेड एन ऑर्डर ऑफ अपील इन राइटिंग और फॉर द रिवीजन ऑफ रिटर्न बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 60 डेज, ये वही उसकी रिपीटेशन हो गई। और यहाँ यही लिखा है क्लॉज सी से कुछ मजीद एक्सक्लूजन है, और वो क्या है? Provided also that conditions specified in clause C shall not apply and the approval required thereunder shall be deemed to have been granted by the commissioner। ये हम बात कर चुके हैं ऊपर ना, उसी की रिपीटेशन है। ये वाला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर नहीं है। अच्छा, मजीद हमने एक बात की, अगर 60 दिन के अंदर अंदर आप कर रहे हैं रिवीजन, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। 60 दिन के बाद कर रहे हैं, तो अगर उसने रिप्लाई नहीं किया 60 दिन में, तो समझें डीम्ड एज ग्रांटेड। मजीद ये कि अगर आप इस तरह अपनी रिटर्न जमा करा रहे हैं कि आप टैक्सेबल इनकम को जो आपने पहले डिक्लेयर की थी उसको आप बढ़ा रहे हैं, और जो लॉस आपने पहले डिक्लेयर किया था उसको आप कम कर रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है? अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो आप इनकम बढ़ा रहे हैं और लॉस कम कर रहे हैं, इसको किससे हम कह रहे हैं कि कम कर रहे हैं? जो आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा कराई सेक्शन 114 में, और उसको डीम्ड असेसमेंट मान लिया गया सेक्शन 120 में। इसमें उसकी बात नहीं हो रही जो कि डी क्लॉज के अंदर अगर आपका कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिया, उसकी बात नहीं हो रही, यानी कि रीअसेसमेंट कर दी, उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर की बात हो रही है। यानी इन अदर वर्ड्स, आपने जो रिटर्न जमा कराई थी, आप उसी को मजीद बढ़ा रहे हैं। आपने 100 रुपए की इनकम दिखाई थी, आप 200 की इनकम दिखा रहे हैं। आपने 100 का लॉस दिखाया था, अब आप 50 का लॉस दिखा रहे हैं, तो भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ मजीद समअप कर लेते हैं। देखें, रिवीजन अगर आप 60 दिन के अंदर कर रहे हैं, कोई भी रीजन हो, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आप 60 दिन के बाद कर रहे हैं, 60 दिन के बाद कर रहे हैं और इनकम बढ़ा रहे हैं और लॉस कम कर रहे हैं या लॉस कम कर रहे हैं, जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे डीम्ड एज ग्रांटेड। क्यों? क्योंकि ये अभी हमने तफसील से बात कर ली कि ये उस ऑर्डर की बात हो रही है कि आपकी रिटर्न जमा हुई थी और उस पर डीम्ड असेसमेंट हो गई थी, अब आप रिवीजन डाल रहे हैं, यानी कमिश्नर ने कोई आपका ऑर्डर नहीं किया है, यानी ओरिजिनल असेसमेंट के अगेंस्ट में आप ऐसा कर रहे हैं। फर्दर ये कि अगर आप 60 दिन के बाद करेंगे, कोई भी रीजन हो, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 60 डेज अगर जवाब नहीं होता तो डीम्ड एज ग्रांटेड, वरना तो अप्रूवल मिल जाएगा, वो आप अटैच कर देंगे। अच्छा, उसके बाद एक और सेक्शन देख लेते हैं, फिर ये सब सेक्शन देख लेते हैं, फिर ये सेक्शन 114 खत्म हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न एंड स्टेटमेंट। इसको पूरा पढ़ने के बजाय हम इसको यहाँ हमने समअप कर दिया है। देखें हुआ क्या है। पहली सिचुएशन ये बनेगी, अब आप जब रिवाइज करेंगे, तो आपने जब रिटर्न जमा कराई सेक्शन 114 में, तो उस रिटर्न को कमिश्नर कहता है हम आपको दयानतदार समझते हैं, आपकी रिटर्न सही है, हम सेल्फ डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर, यानी हमने आपको चेक कर लिया, ये तसव्वुर कर लिया गया और आपको ऑर्डर इशू हो गया सेक्शन 120 में। अब अगर आपको ख्याल आया कि भाई कोई मुझसे गलती हो गई है और आपको कोई शो कॉज भी नहीं आया, कोई ऑडिट का नोटिस भी नहीं आया, उससे पहले अगर आपने गलती को सही कर दिया, तो जो भी आपने टैक्स अवॉइड किया था गलती की वजह से, किसी भी वजह से, तो आप उस टैक्स को भी दे दें और 12% डिफॉल्ट सरचार्ज भी दे दें, तो पेनल्टी नहीं लगेगी आपके ऊपर। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको शो कॉज आ गया है कि भाई हमारा ख्याल ये है कि ये आपने गलती की हुई है और ये आपने अलाउंस गलत, फॉर एग्जांपल टैक्स क्रेडिट गलत आपने क्लेम किया हुआ है, हमारे ख्याल में तो ये आपको टैक्स बनता है। तो आपने क्या कहा, आपने उसको मान लिया और आपने टैक्स जमा करा दिया, तो टैक्स और डिफॉल्ट के साथ आपको सिर्फ 25% पेनल्टी देनी पड़ेगी।
लेकिन थर्ड सिचुएशन ये है कि शो कॉज नोटिस इशू हो गया, ठीक है? यानी यहाँ सेकंड में देखें हुआ ये था कि ऑडिट 177 का नोटिस हुआ, लेकिन आपको ऑडिट हो गया कि भाई हम आपको ऑडिट करना चाहते हैं, आपके ये अकाउंट्स हैं, लेकिन कोई शो कॉज कोई खास पर्टिकुलर एरिया कन्फ्रंट नहीं कराया आपको, तो आप तो 25% है। और शो कॉज नोटिस अगर हो गया तो फिर 50% पेनल्टी होगी और टैक्स प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज आपको देना होगा। इस सारे सेक्शन सब सेक्शन के अंदर यही बात लिखी गई है। और सबसेक्शन, अच्छा अब ये नया सेक्शन है, सेक्शन 114 है, इसके अंदर सिर्फ यही कहा गया है कि टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, अब तो ये है कि आईआरएस में ऑप्शन भी दिया गया है प्रोफाइल का, वहाँ पर जाकर अपने बिजनेस बैंक अकाउंट को अपडेट कर दें। यानी जिस बैंक अकाउंट से अपनी एक्सपेंसेस को पे कर रहा है, जिसमें सेल रिसीट रिसीव कर रहा है, ये उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो उसे कमिश्नर के पास डिस्क्लोज कर दे। किस तरह करे वो? प्रेस्क्राइब तरीके से कैसे करें? एक फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन का या मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन का, आईआरएस पे जाके आप डालते हैं, वहाँ बैंक अकाउंट का ऑप्शन होता है, वहाँ बैंक अकाउंट लिख के कमिश्नर को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद एक और सेक्शन है, सेक्शन 114 बी, इसमें ये कहा गया है कि अगर आप रिटर्न वगैरह जमा नहीं कराते हैं और आप एटीएल में नहीं रहते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब हैं कि भाई आपकी जो मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी या आपके यूटिलिटी कनेक्शन ख़त्म कर दिए जाएंगे और आपका नाम भी जो है ना जर्नल ऑर्डर में लिख दिया जाएगा ताकि आपकी बेइज्जती हो, आपको बुरा लगे। और अगर आप रिटर्न जमा करा देंगे तो फिर क्या होगा? ये सारे जो भी काम किए हैं ये रिवर्स हो जाएंगे, आपके कनेक्शन भी खोल दिए जाएंगे और आपकी यूटिलिटीज़ भी बहाल कर दी जाएंगी वगैरह वगैरह। और फर्दर ये कि ऐसा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको एक नोटिस ना दिया जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना कर ली जाए। तो बस ये सेक्शन 114 और 114 ए और बी ख़त्म हुआ। आगे वेल्थ स्टेटमेंट है, वो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।